इतिहास अपने आप नहीं बन जाता, इसे रचना पड़ता है। और इस बात को क्लियोपेट्रा ने साबित करके दिखाया। उसके मरने के 3 शताब्दी बाद भी उसकी देवी के रूप में पूजा की जाती थी। दुनिया की चुनिंदा खूबसूरत रानियों की अगर चर्चा की जाए तो क्लियोपेट्रा का नाम सबसे ऊपर रहेगा। कई लोग उन्हें उनकी खूबसूरती के लिए याद करते हैं तो कई लोग उनके शासन करने के तरीके के लिए उनकी सराहना करते हैं। क्लियोपेट्रा मिस्र की शासक थी, लेकिन उनकी जड़ें कहाँ से जुड़ी थी इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि वो मेसोडोनिया से थी, वहीं कुछ लोग उन्हें अफ्रीका का मानते हैं। वो अपने टेलोमाइक साम्राज्य की आखिरी रानी और यहाँ मिस्र की भाषा बोलने वाली पहली इंसान थी। उनके शासनकाल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनता उनकी मौत के 3 शताब्दियों के बाद भी उनकी पूजा करती रही। क्लियोपेट्रा रूढ़िवादी नहीं थी, बल्कि समय और ज़रूरत के हिसाब से बदलावों में यकीन करती थी। माना जाता है कि वो सार्वजनिक समारोहों में देवी आइसिस की तरह तैयार होकर जाती थी। लोग उनके बात करने के तरीके, उनके व्यक्तित्व और होशियारी के दीवाने थे। अपने शासनकाल में क्लियोपेट्रा के सामने कई चुनौतियां थीं। उनकी सत्ता पर नज़र लगाए बैठे लोगों के हमले से वो लगातार लोहा लेती रहती थीं। उन्हें अपने ही परिवार के लोगों से सत्ता का खतरा था। ऐसे में क्लियोपेट्रा और रोमन शासकों के बीच बेहतर संबंध भी उनकी राजनीतिक कुशलता के ही उदाहरण थे। 49 ईसा पूर्व में वो सीरिया गई। यहाँ उन्होंने एक सेना बनाई और मिस्र आकर अपने भाई और सहयोगी टोलेमी 13 को चुनौती दी। क्लियोपेट्रा ने महान जूलियस सीजर से मुलाकात की। जूलियस सीजर के सेवक उन्हें चादर में छिपाकर उन तक ले गए थे। इसके बाद सीजर ने क्लियोपेट्रा का सहयोग किया और दोनों के बीच बेहतर रिश्ते कायम हुए। अपने भाई को सत्ता से हटाने के बाद क्लियोपेट्रा ने सत्ता हासिल की। 47 ईसा पूर्व में क्लियोपेट्रा और सीजर ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम सीजेरियन रखा गया। क्लियोपेट्रा की गद्दी के दुश्मनों ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। 44 ईसा पूर्व में सीजर की हत्या कर दी गई। इसके बावजूद क्लियोपेट्रा ने अपने भाई बहनों के इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दिया। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा का छोटा भाई टोलेमी 14 रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था और बहन आर्सिनोफोर को मार्क एंटनी के लोगों ने मार दिया था। एंटनी को रोम के पूर्वी प्रांतों का शासक बनाए जाने के बाद क्लियोपेट्रा ने उनसे राजनीतिक संबंध स्थापित किए। उनके बुलावे पर क्लियोपेट्रा 41 ईसा पूर्व तारसुस गई। कहा जाता है कि वो देवी एफ्रोडाइट की तरह तैयार होकर तारसुस पहुंची थी। इस दौरान वो सोने की नाव में बैठकर चांदी के चप्पुओं से वहां पहुंची थी। एंटनी और क्लियोपेट्रा के बीच नज़दीकियां बढ़ी। दोनों के 3 बच्चे हुए, जिन्हें आगे चलकर मिस्र के उन राज्यों की गद्दी सौंपी गई जिनकी मदद से क्लियोपेट्रा ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। क्लियोपेट्रा की मौत के बाद भी वो चर्चा में रही। कुछ विरोधियों ने उनके बारे में अफवाहें फैलाई कि वो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल दूसरों को रिझाने के लिए किया करती थी। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा ने अपनी मंजिल को पाने के लिए सैकड़ों लोगों के साथ यौन संबंध बनाए थे। वो हमेशा खूबसूरत दिखने के लिए 700 गद्दी के दूध से नहाती थी, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है इस रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। मौत के कई सालों बाद तक साहित्य में क्लियोपेट्रा की जानबूझकर खराब की गई छवि संघर्ष करती रही। हालांकि अब जब इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं तो धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है। तो दोस्तों, आपको क्लियोपेट्रा की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।